हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले टर्म पे हमने पीरियोडिक टेबल ख़त्म कर दिया था और आज हम उसी के आगे का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। ये एक दो लेक्चर्स में लग सकते हैं, तीन लेक्चर भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना कंटेंट हम लेक्चर वाइज कवर कर पा रहे हैं। और ये पोर्शन असल में कोई चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत ही बेसिक सा पोर्शन है जो आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वो आपको पता हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप हेडिंग के तौर पे लिखना चाहते हैं, हेडिंग डालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हेडिंग के तौर पे लिख सकते हैं सम बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सम बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा कोई टॉपिक आप डाल सकते हो, ठीक है। हर चैप्टर को जैसे हम स्टार्ट जब करते हैं या किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो कुछ हमें बेसिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो हमने बेसिकली कि पुराने चैप्टर्स में नहीं पढ़ा है और या फिर पढ़ा हुआ है पर उतना नहीं पढ़ा हुआ जितना कि हमें ज़रूरत है। तो उसको हम पहले धीरे धीरे करके कवर करते हैं और उसके बाद हम आगे के पोर्शंस में बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी कुछ ऐसा पोर्शन है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको पढ़ा रखा है और पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद तो आप बहुत कुछ पहले से जानते हो, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने टेंथ वेंथ में पढ़ा होगा पर उसके बारे में फिर आपको वो टॉपिक्स नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो हम उन टॉपिक्स के बारे में आज अच्छे से डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम फॉर्मूलों को कैसे लिखते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला को लिखने का जो तरीका होता है वो क्रिस क्रॉस मेथड होता है, ठीक है। ये मैंने शायद आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। तो एक जो मेथड है जो बहुत फेमस है दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड में करते क्या है, मान लो कि ए के ऊपर कुछ एक्स पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर कुछ वाई माइनस चार्ज है, और जब हम इन दोनों को क्रिस क्रॉस करते हैं तो जो इसका पावर होता है वो दूसरे वाले का नंबर बन जाता है एटॉमिक, ठीक है, कितने एटम्स होंगे। तो जैसे ए के पावर यहाँ नीचे आ जाएगा बी और बी के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे एक्स, क्या आ जाएंगे बेटा एक्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से कहानी आ जाएगी। तो इसको इसीलिए क्रिस क्रॉस बोला जाता है क्योंकि जो उसका पावर था वो इसका नंबर और जो इसका पावर था वो इसका नंबर बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, एक बहुत बेसिक सी सिंपल सी अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, तो जैसे आप Na+ ले लीजिए और SO4 2- ले लीजिए। अब जब आप इनका क्रिस क्रॉस कराओगे तो Na के नीचे 2 आ जाएगा और सल्फेट के बाद 1 आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ज़्यादातर जो फॉर्मूले हम लिखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, अगर वो सॉल्ट है, क्या है बेटा, सॉल्ट है, तो सॉल्ट्स में हमें क्या करना होता है कि हम केटायन पहले लिखते हैं और उसके बाद हम एनायन का पार्ट लिखते हैं। केटायन पहले लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं बेटा, एनायन का पार्ट लिखते हैं, ठीक है। अभी इनके नॉमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ हम सीखेंगे करके, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर सॉल्ट नहीं है, अगर कोई बेसिक मॉलिक्यूल है तो उसमें हम कैसे फॉलो करते हैं, तो उसमें एक रूल बनाया गया है बहुत पुराने टाइम से, ठीक है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, नॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बल्कि टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या था बेटा, टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या गिव करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जैसे अगर मैं बात करूँ एक स्ट्रक्चर और एक फॉर्मूले को लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर कोई एक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को देखूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की 3.0 और ऑक्सीजन की 3.5, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब हम ऐसे तीन एलिमेंट से मिलकर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम लिखते होते हैं, जब ये किसी एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है कि जो इधर वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, फॉर्मूले में जो पहला एलिमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जैसे H आया, फिर Cl आया, फिर O आएगा, ठीक है। तो इधर से इधर जब आप जाते हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए बेटा, एलिमेंट्स की बढ़नी चाहिए। जैसे कि फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूँ, HClO4। ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा हम, HClO4। H सबसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, मतलब इसकी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसके बाद फिर सेकंड पे क्या आया, क्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बाद ज़्यादा है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आया, और वो क्या है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं उसमें लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं NO2 भी हम लिखते हैं, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है और ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो इस ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ये रूल्स फॉलो होते हैं, पर 99% केसेस में ये रूल फॉलो होते हैं। 1% आपको पता है केमिस्ट्री में कहीं से भी एक्सेप्शन निकल कर आ सकता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल इन्हीं रूल्स का कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है इन रूल्स का। ठीक है, एक्सेप्शंस के बारे में हम अलग से बातचीत कर लेंगे जब आएंगे वो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कंपाउंड जो होते हैं वो एक ऐसे ऑर्डर में लिखे जाते हैं जहाँ सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है सबसे पहले आता है, या जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो पहले आता है, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूले की, कितना भी बड़ा मॉलिकुलर फॉर्मूला हो, ठीक है, जो पहला वाला होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है बेटा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है। ठीक है, और जो यहाँ पे लास्ट पोजीशन होती है ये क्या होता है बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी पोजीशन यहाँ पर आती है, और यहाँ पर लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये जो नेचर है ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि ये नेचर सिर्फ मॉलिकुलर फॉर्मूलों के केस में करना है। ठीक है, नॉट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में हमेशा, जैसे आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे सॉल्ट हो गए या बेसिस हो गए, ठीक है, ये सब आयनिक होते हैं। तो अगर हम बात करें सॉल्ट या बेस की, ठीक है, तो इनके अंदर हमेशा क्रिस क्रॉस या एसिड्स हो गए, तो इनके अंदर हमेशा कैसे लिखा जाता है बेटा, केटायन फॉलोड बाई एनायन, केटायन फॉलोड बाई एनायन। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है, कि जबरदस्ती रूल को फॉलो करने के चक्कर में किसी एनायन या केटायन का कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदल देना है। जैसे Na प्लस और OH माइनस का अगर हम क्रिस क्रॉस कराएं तो क्या बनेगा बेटा, NaOH बनेगा। ठीक है, अब कोई मेरे पास आए और वो बोले कि सर ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन लिखना है, गलत है। ठीक है, आपको फॉर्मूलों को ट्विक नहीं करना है। ठीक है, पहली बात तो ये आयनिक स्पीसीज है, इसलिए क्रिस क्रॉस वाले रूल से, यानी केटायन फॉलोड बाई एनायन से लिखा जाएगा। ठीक है, ना कि किसी और रूल से लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हाइड्रोजन आगे रखने वाला जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है। ठीक है, दूसरा आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करते वक्त उसके फॉर्मूलों को चेंज नहीं करना है, उसके फॉर्मूलों को चेंज नहीं करना है, उन फॉर्मूलों को एज सच ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद ही आपको कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि हम एटम्स को या जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो स्पीसीज होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी स्पीसीज के बारे में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, केटायंस क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उनको मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं देखा है, ठीक है, तो आप पीछे जाकर लेक्चर्स में देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल में मैंने बेसिकली ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है। इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट में भी मैं इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये था बेसिक। अब कुछ ऐसे डेफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो एक जो आता है हमारे अभी जो यूज़ आएगा हमें, वो है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है बेटा, ये एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब पूरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एक्वस सॉल्यूशन हम कहते हैं। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। एक्वस जो वर्ड होता है वो वाटर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बेटा, वाटर के लिए। तो कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर का है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर जो होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। उसे क्या बोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ वाटर जो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं मान लूं कि ये एक पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पर H2O पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं NaCl सॉल्ट को ऐड कर दूं, ठीक है, ये यहाँ पर सॉलिड है, तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये बेसिकली अब प्योर तो रहेगा नहीं, अब मिक्सचर बन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जो क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, एक सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, इसे हम बोलेंगे NaCl एक्वस। क्या बोलेंगे बेटा, NaCl एक्वस, ठीक है। और एक्वस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम AQ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा, AQ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक्वस सोल्यूशन होते हैं जो पानी के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। अगला जो वर्ड हमें पता होना चाहिए बेसिक है, वो है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जब पानी से सराउंडेड होता है केमिकली, ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन में केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है कि ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाइड्रेटेड जब हम कहते हैं तो उसमें जो केमिकल इंटरेक्शन है वो हो रहा है, जो केमिकल इंटरेक्शन वो क्या हो रहा है बेटा, हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं Na+ है, ठीक है। अब ये जो Na+ है, ये क्या करता है कि ये अपने पास वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। ये अपने पास क्या करता है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर डेल्टा- चार्ज होता है और इनके ऊपर डेल्टा+, तो ये इस तरीके से इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है हाइड्रेटेड। क्या बोला जाता है बेटा, इन्हें हाइड्रेटेड। तो कोई भी चीज जो केमिकली वाटर से जुड़ी होती है, वाटर मॉलिक्यूल से, ध्यान रखना वाटर मॉलिक्यूल की पूरी बात हो रही है, ठीक है, किसी H से नहीं, किसी O से नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं हम उसे, हाइड्रेटेड, ठीक है। दिखाने का तरीका भी अलग होता है, अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि व्हेन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड है या फिर और मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, is chemically combined with, is chemically combined by, chemically combined with water। किसके साथ केमिकली कंबाइन होता है बेटा, H2O के साथ, ठीक है। जैसे अगर मैं सॉल्ट्स की बात करूं तो बहुत फेमस सॉल्ट है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। तो इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ केमिकली अटैच होते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सॉल्ट होते हैं जिनमें हम बात करते हैं, जैसे Na2SO4 डॉट 10H2O, ठीक है। तो ये सब ग्लोबल सॉल्ट है। तो इस तरीके के बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो फेमस है और जिनमें ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या रहते हैं बेटा, केमिकली अटैच रहते हैं। इनको हम बेसिकली अगर सॉलिड में है, अगर सॉल्ट क्या है बेटा, सॉलिड में है, तो हम इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इनको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पर अगर ये ऐसे है तो इनको हम बेसिकली बहुत सिंपली बोल देते हैं हाइड्रेटेड वाटर। जनरल टर्म्स में इसको क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्रेटेड वाटर, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर से रिलेटेड। क्या है बेटा, वाटर से रिलेटेड। अच्छा, अगर हम बात करें वाटर की जगह कुछ और हो, वाटर की जगह क्या हो बेटा, कुछ और हो, जैसे अगर हम बात करें कि एल्कोहल हो, ठीक है, क्या हो बेटा, एल्कोहल, तो उसे हम फिर एल्कोहलेटेड कहते हैं, ठीक है। तो एक जनरल टर्म होता है कि जिस सोल्यूशन में किसी चीज को रखा गया है, जिस भी सोल्यूशन में किसी चीज को रखा जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेटेड। सॉल्वेंट की वजह से क्या वर्ड नाम आता है बेटा, सॉल्वेटेड, ठीक है। तो जिस भी सोल्यूशन में रखा गया उसको हम सॉल्वेटेड कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है। जैसे वाटर के अंदर है तो हाइड्रेटेड कह दिया, एल्कोहल के अंदर है तो एल्कोहलेटेड कह दिया, ठीक है, ईथर के अंदर है इथरेट कह दिया, तो वो उसको सॉल्वेटेड एक वर्ड दे दिया गया है जो कंबाइनली सबके लिए रिप्रेजेंट कर देता है। पर ज़्यादातर फेमस जो वर्ड है वो हाइड्रेटेड ही है। क्या है बेटा, हाइड्रेटेड, ठीक है। अब मेरी बात और समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एजेंट भी होते हैं जो इसी हाइड्रेटेड वाटर को, जो ये वाटर जुड़ा हुआ है, इसको हटाने में मदद करते हैं। इसको हटाने में क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं, ठीक है। तो जो इन हाइड्रेटेड वाटर्स को रिमूव करते हैं इनको बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। क्या बोला जाता है बेटा इनको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो एक दूसरा जो वर्ड होता है फेमस है, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रेटेड वाटर को रिमूव कर देते हैं, जो हाइड्रेटेड वाटर को क्या करते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस विच रिमूव्स हाइड्रेटेड विच रिमूव्स हाइड्रेटेड वाटर, ठीक है, या हाइड्रेटेड वाटर ही कहेंगे, ठीक है, हाइड्रेटेड वाटर फ्रॉम अ हाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, जिन सॉल्ट को कैरी करते हैं उनको हाइड्रस सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो ये वो केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, रिमूव्स द हाइड्रेटेड वाटर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, एक बहुत आसान तरीका होता है हीटिंग का,
ठीक है। लेकिन हीटिंग हमेशा काम नहीं करता, हीटिंग कई बार काम करेगा, कई बार काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे सबसे फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। ठीक है। इसके बाद जो फेमस कंसनट्रेटेड सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो होता है P2O5 या फिर P4O10 जो कंपाउंड होता है ये। तो अगर मैं यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 रख दूँ, क्या रख दूँ बेटा, यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 रख दूँ, तो होगा क्या कि ये जितने भी इसके वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको हटा देगा, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा, हटा देगा। और यहाँ पर बचेगा कॉपर सल्फेट। क्या बचेगा बेटा, कॉपर सल्फेट। ठीक है। अब आप इसको देखिए, जिस सॉल्ट में वाटर था इसको तो हम बोलते हैं हाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, हाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, हाइड्रस कॉपर सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर इस सॉल्ट का नाम कॉपर सल्फेट है और हाइड्रस बता रहा है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। हाइड्रस क्या बताता है बेटा, कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एनहाइड्रस। क्या होते हैं बेटा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्या होते हैं, एनहाइड्रस जिसमें वाटर रिमूव हो चुका है, जिसमें वाटर क्या हो चुका है बेटा, रिमूव हो चुका है। ठीक है, उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल कैरी नहीं हो रहा है। तो एनहाइड्रस का मतलब बहुत सिंपल सा है कि वाटर इज कंप्लीटली रिमूव्ड, वाटर इज कंप्लीटली रिमूव। तो जब वाटर को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रस सॉल्ट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, एनहाइड्रस में। क्या हो जाते हैं, एनहाइड्रस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही फेमस वो है, कॉन्सेप्ट है जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रस और एनहाइड्रस भी पता होना चाहिए। और ये किसकी मदद से करते हैं बेटा, ये हम करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की मदद से। किसकी वजह मदद से करते हैं बेटा, ये हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की वजह से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी को या वाटर जो मॉलिक्यूल होता है, जो हाइड्रस सॉल्ट का पार्ट होता है, उसको रिमूव करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रस। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। अभी और भी टर्म्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, पर उनका जो एग्जैक्ट मतलब था या एग्जैक्ट जो उनके बीच में डिफरेंसेस थे शायद आपको नहीं पता होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूँगा। ऐसा ही एक टर्म आपने देखा होगा जो हाइग्रोस्कोपिक, आपने सुना होगा। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, आपने 3 वर्ड सुने होंगे, हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्वेसेंट और इफ्लोरेसेंट। ठीक है, अब ये तीनों जो होते हैं ना, ये वर्ड एक जैसे ही होते हैं लगभग। ठीक है, पर इनका जो मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो हाइड्रेटेड वाटर के रिस्पेक्ट में ही है। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, हाइड्रेटेड वाटर के ही रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो हाइग्रोस्कोपिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो अगर आप जिनको बाहर रखो, ठीक है, एयर में रखो या कहीं पे रखो, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं, पर उनमें डिजॉल्व नहीं होते। पर उनमें क्या है बेटा, डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, मतलब घुलते नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जनरली जो होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब तो करते हैं पर उनमें डिजॉल्व नहीं होते, उनको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोला जाता है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक। तो हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स water but does not dissolve into absorbed water। ठीक है, किस में नहीं डिजॉल्व होता है बेटा, ये एब्जॉर्ब्ड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे MgO हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है क्विक लाइम, क्योंकि इसको अगर आप जो पानी में मिलाओगे तो तुरंत आपको लाइम वाटर मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्विक लाइम कहा जाता है। दूसरा हो गया आपका NaOH हो गया सॉलिड में। ठीक है, तो और सिलिका जेल एक चीज़ है जो आपने देखा होगा कि जनरली यूज़ किया जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। आप जब कोई नया सामान खरीद के लाते हो, खासकर शूज़ हो गया, बैग हो गए, तो उनके अंदर एक छोटी सी पुड़िया सी डली होती है। ठीक है, और उसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल। ठीक है, और वही जो कंपाउंड्स है उनका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, ये मॉइस्चर को
एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर इसमें कम्प्लीटली क्या नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते। अच्छा, ये जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जब ये क्या कर रहे होते हैं बेटा, सिलिका जेल जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो बेसिकली जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं, अगर कहीं पे कोई चीज़ जो मॉइस्चर से ख़राब हो सकती है उसको अगर बचाना हो तो। ठीक है, तो कई बार चीज़ों को जब हमें मॉइस्चर से बचाना होता है तो उस केस में हम किसका यूज़ लेते हैं बेटा, सिलिका जेल का यूज़ हम ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है सिलिका जेल, और आप देख सकते हो अगर आप कभी बैग वगैरह ये सब खरीद के लाओगे तो आपको उसके अंदर एक सिलिका जेल का पैकेट मिलता है। जूतों के अंदर भी डला होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मॉइस्चर लगने की वजह से फंगस लग जाता है और उसकी वजह से ख़राब हो जाती हैं, तो उनसे बचाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ठीक है, ऐसा ही एक और डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ डेलिक्वेसेंट। ठीक है, हम बात करें डेलिक्वेसेंट। ठीक है, अब ये डेलिक्वेसेंट क्या है इसको समझते हैं। तो अगर डेलिक्वेसेंट का देखें तो ये भी वही सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो वाटर को क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं। पर यहाँ पर ये एब्जॉर्ब तो करते ही हैं, साथ ही उसमें डिजॉल्व भी हो जाते हैं। साथ ही उसमें कैसे हो जाते हैं बेटा, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, आप इसको समझ सकते हो। अगर आप चौक को, ठीक है, अगर आप चौक को बाहर रख दो रात भर, ठीक है, ठंडी में, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा पर पूरा घुल के ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नमक को, थोड़ा सा नमक लो, NaCl लो, और उसको पानी में रख दो, पानी में कह रहा हूँ सॉरी, बाहर रख दो मॉइस्चर में, तो वो कम्प्लीटली उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा और अब आप फिर दोबारा नमक को रिकवर नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम डेलिक्वेसेंट कहते हैं, जो एब्जॉर्ब होने के साथ साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और उनकी जो बैक रिकवरी है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो डेलिक्वेसेंट में हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच absorbs which absorbs water and dissolve in it, जो वाटर को क्या करते हैं बेटा, डिजॉल्व करते हैं, सॉरी वो एब्जॉर्ब करते हैं, एंड डिजॉल्व इन इट, उसी में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे फेमस एग्जांपल हैं, जैसे FeCl3, ठीक है, जंग लगा हुआ लोहा। ठीक है, FeCl3 का मतलब है एनहाइड्रस CaCl2। ठीक है, और इसका यूज़ भी किया जाता है अगर हमें कहीं से एक्टिवली वाटर को रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, इसलिए ये जो होते हैं ये बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम लिए जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ NaCl का, तो प्योर जो NaCl होता है, आपने देखा होगा घरों में कि अगर वो पानी में रहता है तो ख़राब हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, वो अगर मॉइस्चर में रहता है तो नमक ख़राब हो जाता है। पर क्या एग्जैक्टली NaCl डेलिक्वेसेंट है, सवाल ये नहीं। NaCl बिल्कुल डेलिक्वेसेंट नहीं होता। ठीक है, NaCl हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं होता। तो फिर कैसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है और ख़राब क्यों हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़। जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं वो बेसिकली उसको क्या बना देती हैं बेटा, डेलिक्वेसेंट बना देती हैं, वो वाटर को होल्ड करती हैं। ठीक है, NaCl इटसेल्फ यानी NaCl खुद कभी भी डेलिक्वेसेंट नहीं होता, पर उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं वो उसको क्या बनाती है बेटा, डेलिक्वेसेंट बना देती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये कभी कभार इस पे आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है स्कूल के एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो याद रखेंगे एक नोट पॉइंट कि NaCl, ठीक है, NaCl सॉलिड इटसेल्फ इज नॉट डेलिक्वेसेंट, ठीक है, तो NaCl जो होता है इटसेल्फ क्या है बेटा, डेलिक्वेसेंट नहीं है। ठीक है, इटसेल्फ इज नॉट डेलिक्वेसेंट। द impurities present in it the impurities present in it the impurities present in it makes it डेलिक्वेसेंट। तो जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, इसको डेलिक्वेसेंट बना देती हैं। अब कौन सी इम्प्योरिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती है वो MgCl2 होती है और CaCl2 मौजूद होती है। तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ये इम्प्योरिटीज़ आपको मिलती हैं सॉल्ट्स के अंदर, NaCl के अंदर, जो आप घरों में भी यूज़ करते हो उनके अंदर भी होता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो आप सॉल्ट यूज़ करते हो वो प्योर NaCl नहीं होता। ठीक है, उनके अंदर कई तरीके के जो एक्टिव मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, वो सब डाले रहते हैं, उनके अंदर मिक्स रहते हैं, ताकि आपको
नमक से मिलने वाले मिनरल्स प्रॉपरली मिल सकें, जैसे आयोडीन भी होता है, आपको पता होगा आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है, तो उन सब के अंदर आयोडीन वगैरह पहले से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये इम्प्योरिटीज मौजूद है, हम इनको इम्प्योरिटीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो डिजायरेबल नहीं था, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को बदल रहा है, पर ये एग्जैक्टली कभी इम्प्योरिटी नहीं होती कि हम जानबूझ के सोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो सोल्यूशन है वो बेसिकली क्या कहते हैं हमारे यूज़ का हो सके, क्योंकि प्योर NaCl आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी को कई तरह के मिनरल्स की ज़रूरत है, खाली सोडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए बॉडी को बहुत तरीके के मिनरल्स मिल सकें, उसके लिए बॉडी क्या करती है बेटा, हम नमक के थ्रू बॉडी को कई तरह के मिनरल्स देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। थर्ड एक और ऐसी डेफिनेशन जो है वो होती है इफ्लोरेसेंट, ठीक है, अगर आप देखोगे इफ्लोरेसेंट। अब ये इफ्लोरेसेंट क्या होती है, ज़रा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर एयर में रखा जाए तो अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं, अपना वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, लूज कर देते हैं। अगर आप उनको एयर में रखो या धूप में रख दो, ठीक है, तो अपना वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, लूज कर देते हैं, उनको बोला जाता है इफ्लोरेसेंट्स। क्या बोला जाता है बेटा, इफ्लोरेसेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ्लोरेसेंट की बात हो रही है कि द सब्सटेंसेस which loses water on exposure to air। तो जब हम किसी चीज़ को एयर से एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम उसमें धूप दे रहे हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करे बेटा, जो लूज कर दे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इफ्लोरेसेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सबसे फेमस एग्जांपल है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। अगर आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, ठीक है, क्या कर दो बेटा, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो तो ये अपना वाटर लूज कर देता है। कैसे पता चलता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ जुड़ा होता है तब तो ये ब्लू कलर का होता है, पर जब ये वाटर के साथ नहीं जुड़ा होता तब ये वाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का पाउडर होता है बेटा, वाइट कलर का। तो ये ब्लू से जो वाइट की ट्रांजिशन होती है कलर्स के बीच में, ठीक है, ये हमें इंडिकेट करती है कि किस तरीके से इफ्लोरेसेंस हमें नज़र आता है। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट का, किसका बेटा, कॉपर सल्फेट का, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो इफ्लोरेसेंस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, बहुत आसानी से नज़र भी हमें आता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको देखने को इन जनरल मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक डेफिनेशंस थे, और ये जितनी भी मैंने 5 डेफिनेशंस जो आपको बताया वो सब वाटर के रेस्पेक्ट में ही थे, ठीक है। जब वाटर डायरेक्टली केमिकली कंबाइन हो रहा था तो उसे हम हाइड्रेटेड कह रहे थे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाने वाला कोई सब्सटेंस आ गया था उसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह रहे थे, जो केमिकली हटा रहा था। उसके बाद हमने सीखा कि किस तरीके से हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब तो करते हैं पर डिज़ोल्व नहीं होते। उसके बाद डेलिक्वेसेंट जो पानी को एब्जॉर्ब भी करते हैं और डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। फिर इफ्लोरेसेंट आया जो वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करता है एयर में एक्सपोज होने पे, थोड़ा बहुत हीट होने पे, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये बेसिक इनऑर्गेनिक के टर्म्स हैं जो थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। चलो अभी बहुत कुछ आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी बात करेंगे, वहाँ भी बहुत बेसिक इनऑर्गेनिक कवर होगी, ठीक है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं कुछ और टॉपिक के बारे में जो हमें बात करना है, ठीक है। तो किसी भी अगर आप कंपाउंड्स को समझना चाहते हो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के किसी पार्ट को आप समझना चाहते हो तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि आपको उसका नाम पता हो, उसको बुलाओगे कैसे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब हमारे बीच आती है तो सबसे पहला जो टास्क होता है वो यही कि हम उसका नाम रखें, हम उसका क्या करें बेटा, नाम रखें। तो यहाँ पर हम वही पढ़ने जा रहे हैं, उसी की प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, और उस प्रोसेस को जिसमें हम नाम रखते हैं चीज़ों का उसे बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। क्या बोला जाता है बेटा उसे, नॉमेनक्लेचर। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बात करने वाले बेटा हम, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर क्या अलग होता है, नहीं अलग तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रूल्स होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना है, ठीक है। और अभी आपको ऑर्गेनिक का नहीं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक का हम लास्ट में पढ़ेंगे और वो बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट एज ये 3 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
एक तो होता है एसिड के तौर पे एग्जिस्ट करें, फिर दूसरा होता है बेस के तौर पे एग्जिस्ट करें, ठीक है, और तीसरा होता है ये सॉल्ट के तौर पे एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो हम तीनों के लिए एक एक करके नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे कि जब वो एसिड की तरह काम करेगा, जब वो बेस की तरह काम करेगा, या जब वो सॉल्ट की तरह काम करेगा तो कैसे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एसिड और बेस होते क्या हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एसिड और बेस की डेफिनेशन बनाने जाओगे, हम नहीं बनाते, बेसिकली डेफिनेशन बनी हुई है। तो अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, और अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, तो अर्हेनियस के हिसाब से एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स, ध्यान से देखिए ज़रा, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, सॉरी विच गिव्स H प्लस, सॉरी विच गिव्स H प्लस, और H प्लस जो है इसको हाइड्रेटेड प्रोटॉन भी कह सकते हो क्योंकि ये पानी के अंदर है, ठीक है। H प्लस इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सोल्यूशन जिसमें ये H प्लस निकलना चाहिए एक्वस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एक्वस। तो जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में जब डिजोल्व करते हैं, अगर वो H प्लस दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड। जैसे अगर मैं बात करूं HCl एक्वस, तो जब HCl एक्वस की बात करेंगे तो H प्लस भी देगा और ये Cl माइनस भी देगा। क्या देगा बेटा? H प्लस भी देगा और Cl माइनस भी देगा। तो ये जो H प्लस दिया है ये एक्वस Cl होता है, H प्लस होता है, इसी को हम हाइड्रेटेड H प्लस भी कहते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिड्स बोलते हैं। इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है बेस की कैटेगरी। किसकी कैटेगरी आती है बेटा? बेस की कैटेगरी की। ये बेस क्या होते हैं? तो बेस इज अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, ठीक है, अर्हेनियस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो इन्होंने इन सब टॉपिक पे काम किया है। तो बेसिस आर दोज कंपाउंड्स, बेसिस वो कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली वाटर में जाने पर, यानी वाटर में मिक्स होने पर OH माइनस फर्निश करे। क्या फर्निश करे बेटा? OH माइनस। तो कंपाउंड्स विच गिव्स, ठीक है, OH माइनस, क्या दे बेटा? OH माइनस इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। तो जब वो एक्वस सोल्यूशन में रहे तो क्या रिलीज करता है बेटा? OH माइनस। जैसे अगर मैं बात करूं NaOH की, किसकी बात करूं बेटा? NaOH की। तो NaOH का जब एक्वस सोल्यूशन होता है, ये पानी के अंदर जब जाता है तो ये Na प्लस बनाता है और साथ में क्या बनाता है बेटा? OH माइनस। क्या बनाता है? OH माइनस। तो इसने OH माइनस फर्निश किया, इसलिए ये क्या कहलाएगा बेटा? बेस कहलाएगा। इसने H प्लस फर्निश किया था इसलिए एसिड कहलाया था। अब सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट बेसिकली अगर हम बात करें बहुत ही लेम वर्ड में, बहुत ही सिंपल वर्ड में, तो सॉल्ट्स जो होते हैं ये बेसिकली बनते हैं। सॉल्ट जो होते हैं ये बनते हैं किसके थ्रू? एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, ठीक है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो बेसिकली आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है सॉल्ट और दूसरा मिलता है वाटर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा इस प्रोसेस को? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं बेटा? सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। और ये जो केटायन वाला पार्ट है ये आता है बेस से। कहाँ से आता है बेटा? ये बेस से। और ये जो एनायन वाला पार्ट है ये आता है एसिड से। कहाँ से आता है बेटा? एसिड से। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो NaOH और HCl की अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेगा NaCl प्लस H2O। क्या बना लेगा बेटा? ये NaCl प्लस H2O। और ये जो NaCl आप देख रहे हो ये सॉल्ट है। ये जो NaCl आप देख रहे हो ये क्या है बेटा? सॉल्ट है, जिसमें Na प्लस जो है वो बेस से आया है, ठीक है, और जो HCl माइनस है वो कहाँ से आया बेटा? एसिड से आया है, ठीक है। तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है। अभी बहुत कुछ इसमें ऐड होगा, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसिड्स के नॉमेनक्लेचर को समझेंगे, ठीक है। तो एसिड्स आप हेडिंग डाल लीजिए एक फ्रेश पन्ने पर और शुरू करते हैं एसिड्स। तो एसिड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत और मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो एसिड्स को हम जनरली क्या करते हैं? HA से इंडिकेट करते हैं, और ये जब पानी में जाता है, ठीक है, किस में मिक्स होता है बेटा? ये, इसका मतलब हम एक्वस सोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो ये रिलीज़ करता है H प्लस और साथ में रिलीज़ करता है A माइनस, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, यही H प्लस फर्निशिंग जितने भी कंपाउंड्स या स्पीसीज होते हैं इन्हीं को हम एसिड्स कहते हैं। और इस H प्लस को हम हाइड्रोजन आयन तो कहते ही हैं, साथ में इसका एक बहुत फेमस नाम है प्रोटॉन। क्या फेमस नाम है बेटा? प्रोटॉन, ठीक है।
और इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप H+ के अंदर देखोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इनके अंदर न्यूट्रॉन भी एक भी नहीं होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर होते ही नहीं है प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पर एक है, इस वजह से इसको सोलली कभी कभी प्रोटॉन भी कहा जाता है। अब ये जो प्रोटॉन होता है ये ऐसे ही अगर H+ रहे तो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको वाटर से सराउंड किया जाता है और इसी वजह से इसको हाइड्रेटेड प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रेटेड प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो H+ है ये कुछ n टाइम्स ऑफ H2O से कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होकर क्या बना लेता है बेटा? H+ और H2O का होल n, इस तरह से कंपाउंड बना लेता है। और ये जो यहाँ पर आपको H+ दिख रहा है, इस H+ को फिर कहा जाता है हाइड्रेटेड प्रोटॉन। क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रेटेड प्रोटॉन। हाइड्रेटेड का मतलब आपको बता ही दिया था, कोई भी चीज़ जो केमिकली वाटर से कंबाइन हो उसको हम हाइड्रेटेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H+ कंबाइंड है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हाइड्रेटेड प्रोटॉन। क्या कह रहे हैं बेटा? इसको हाइड्रेटेड प्रोटॉन, ठीक है। तो ये था इसके बारे में जानकारी। अब अगर हम एसिड्स को, सबसे पहले हमें इसके नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसको क्लासिफाई करना ज़रूरी है। तो एसिड्स को असल में 3 मेजर एसिड्स में क्लासिफाई किया जाता है। 3 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं एसिड्स के, ठीक है। देखिए ज़रा, इनको नॉमेनक्लेचर इन्हीं के बेसिस पे रखा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स अगर हम बात करें तो इनको जो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है वो 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है एसिड्स को, जिनमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे पहला होता है हाइड्रा एसिड्स, ठीक है। क्या है बेटा? हाइड्रा एसिड। अब जहां पर आपको हाइड्रा वर्ड दिखाई दे दे, आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है और वो डायरेक्टली अटैच होता है एक नॉन मेटल से। किससे अटैच होता है बेटा? नॉन मेटल से, ठीक है। तो एसिड्स विच कंटेन H हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ नॉन मेटल, ठीक है। तो किससे डायरेक्टली अटैच हो बेटा? नॉन मेटल से डायरेक्टली अटैच हो। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, ठीक है, तो H और Cl, H और F हो गया, ठीक है, NH3 हो गए, ठीक है। जैसे H3 एक तो नहीं, मतलब 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, H इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन डायरेक्टली एक नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको बोला जाता है हाइड्रा एसिड्स। क्या बोले जाते हैं बेटा? ये हाइड्रा एसिड्स, ठीक है। दूसरे होते हैं, जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है ऑक्सी एसिड्स की, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स में जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है नॉन मेटल से, बल्कि वो जुड़ा होता है ऑक्सीजन के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ा होता है बेटा? ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो आता है कि आप OH होता है और वो जुड़ा होता है किससे बेटा? नॉन मेटल से। OH किससे जुड़ा होता है बेटा? नॉन मेटल से, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ HClO4 की, तो इसमें क्या होता है कि H होता है, यहाँ पर एक OH होता है, सॉरी Cl होता है और वो जुड़ा होता है OH से, ठीक है। और बाकी इधर आपका डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। स्ट्रक्चर्स पे अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, ये सारे स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे। फिलहाल आप सिर्फ डेफिनेशंस को समझे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो नॉन मेटल है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा, बल्कि वो किसके थ्रू जुड़ा है बेटा? OH ग्रुप के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ा है? OH ग्रुप के थ्रू। तो ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। जिनमें क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और लास्ट में जो आता है वो एसिड होता है थायो एसिड्स। क्या होते हैं बेटा? वो थायो एसिड्स, ठीक है। अभी एग्जांपल्स जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत करना शुरू करेंगे तो एग्जांपल्स जैसे जैसे आएंगे आपको अपने आप ही चीज़ें याद होती जाएंगी, आपको इसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपली आप इसको समझ पाएंगे। तो थायो एसिड्स क्या होते हैं? थायो वर्ड का यूज़ कब होता है पहले आप उसको ज़रा समझ लीजिए। तो किसी भी कंपाउंड में अगर आप ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, तो if oxygen is replaced with sulfur, ठीक है, ऑक्सीजन किससे रिप्लेस किया जाए बेटा? सल्फर से, then word थायो इज यूज। तो उस केस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? थायो को यूज करते हैं, वर्ड थायो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाए किससे बेटा? सल्फर से, तो हम थायो वर्ड का यूज करते हैं। यानी जैसे अगर कोई भी एसिड ले लो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ H2SO4, सल्फरिक एसिड है, ये ऑक्सी एसिड है। अब इसमें से एक ऑक्सीजन को हटाकर एक सल्फर लगा दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? H2SO3। इसको बोला जाता है थायोसल्फरिक एसिड। क्या बोला जाता है बेटा इसे? थायोसल्फरिक एसिड, ठीक है। ये आपका सल्फरिक एसिड है।
ठीक है। सल्फरिक एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें सल्फर से बना हुआ है। और ये थायोसल्फरिक क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ बनाने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, सल्फर को सॉरी ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा? सल्फर से। ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया है? सल्फर से। ठीक है, रिप्लेस का साइन ये सिंगल एरो होता है। तो ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा बेटा? थायो एसिड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसको रखा जाएगा थायो एसिड्स की कैटेगरी में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? अब हमें ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, कुछ थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो हम नॉमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं वो हाइड्रा एसिड्स का है। ठीक है, किसका है बेटा? हाइड्रा एसिड्स का। अब जब हाइड्रा एसिड्स होते हैं, हाइड्रा एसिड्स जो होते हैं, हाइड्रा एसिड आपको पता चल ही गया, ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन होता है और वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है बेटा? नॉन मेटल से। हाइड्रोजन होता है और वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? नॉन मेटल। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हाइड्रा एसिड्स असल में दो तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। कितने तरीके से एग्जिस्ट करती हैं बेटा? दो तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जरा ध्यान से इसको देखेंगे सब लोग। एक तो हो सकता है कि वो गैस फेज में मौजूद हो और दूसरा हो सकता है कि वो लिक्विड फेज में मौजूद हो। ठीक है, तो अगर वो गैस फेज में मौजूद है, किस में मौजूद है बेटा? गैस फेज में अगर मौजूद है, तो नाम लिखने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है कि हम सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन, फिर जो नॉन मेटल होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे नॉन मेटल जो भी है आपका, और सबसे लास्ट में लगा देते हैं आइड। क्या लगा देते हैं बेटा? आइड। ठीक है, तो ये तरीका है लिखने का, हाइड्रोजन, नॉन मेटल और फिर आइड। ठीक है, अभी मैं इन सब का एग्जांपल लूंगा तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। दूसरा जो तरीका है, अगर ये लिक्विड में मौजूद हो, किस में मौजूद हो बेटा? लिक्विड फेज में मौजूद हो। तो जब ये लिक्विड फेज में मौजूद रहता है तब हम इसे एसिड के रूप में ट्रीट करते हैं और इसका जो नाम होता है वो होता है हाइड्रो, फिर होता है नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा नॉन मेटल के नाम पूरे नहीं लिखने होते, अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, कि जो इन होता है, ठीक है, इन जो होता है इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपका, जैसे अगर ब्रोमीन देखोगे तो इन आ रहा है। ठीक है, तो अगर इन है लास्ट में तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह पर हम ये जो लास्ट में आ रहा है इन सफिक्स को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ईक एसिड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बेटा? ईक एसिड। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक लिख कर दिखाता हूँ, आपको बहुत आसानी से आइडिया लग जाएगा। अगर हम बात करें HCl की, HCl गैस की अगर बात करें, ठीक है, चूंकि ये गैस है तो पहला वाला नॉर्म फॉलो होगा नाम लिखने के लिए, तो हम इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे बेटा? हाइड्रोजन। फिर नॉन मेटल में क्लोरीन आता है तो क्लोरीन का इन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? और आइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटा? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट सा पोर्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर यही लिक्विड फेज में हो, जैसे HCl लिक्विड में मौजूद हो, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रो। ठीक है, इन है तो हटा देंगे तो बचेगा क्लोरो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरो तक आ जाएगा, फिर आ जाएगा इक एसिड। क्या आ जाएगा बेटा? इक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दो तीन छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब दो वर्ड्स को आप जोड़ोगे, जब भी आप कभी दो वर्ड्स को जोड़ोगे तो उन दोनों के बीच में कभी भी दो वॉवल्स नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्लोरीन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें और नाम लिखना शुरू करें तो अक्सर बच्चे ये गलती सस्टेन करते हैं, ये गलतियां वो लोग चला देते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, कि आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम मेरे पास आते हैं जो ऐसी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो जैसे ये नाम है, ठीक है, क्लोरीन अगर आप लिख रहे हो तो जब आप क्लोरीन में से इन हटाते हो तो आपके पास क्या बचता है? इतना बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अगर इन नहीं है लास्ट में, जैसे अगर ब्रोमो है, ठीक है, या सॉरी बोरोन है, ठीक है, अगर मान लो कि बोरोन है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, इसमें आप कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, बोरोनाइट डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन है जैसे, ठीक है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो अगर नाइट्रोजन आ जाता है आपके पास किसी तरीके से और आपको लगता है कि कैसे इसको ट्रीट करना है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आपको ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, हटाना पड़ता है। जेन वाला जो पार्ट है ये क्या करना पड़ता है बेटा? हटाना पड़ता है। ठीक है, तो इनके साथ साथ जो जेन वाले पार्ट होते हैं ये भी हमें क्या करना है बेटा? रिमूव करने हैं। ठीक है,
और अगर लास्ट में कभी भी ओन भी आ जाता है तो भी यही कहा जाता है कि उसको भी रिप्लेस कर दो। जैसे ये कई बार लोग लिखते हैं और कई बार उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो जनरली हमारा जो अब जो नया नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, क्योंकि हम नामों को छोटा कर रहे हैं, नाम पहले बहुत बड़े थे, उनको कोई रूल बनाकर छोटा किया जा रहा है। तो अगर कहीं पे इन आता है, ओन आता है या जेन आता है, तो इनको क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है। इनको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इन हो गया, जेन हो गया और ऑन हो गया, आर रिमूव्ड ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर। तो इनको क्या करना है बेटा, रिमूव्ड ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर। तो इनको नॉमेनक्लेचर के दौरान हमें क्या करना है बेटा, रिमूव कर देना है, इनका हमें यूज नहीं करना है, इनका हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा और समझ में आए। जैसे HBr की बात करें, अब HBr के पास भी दो फेजेस होंगे, एक तो गैस फेज हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, लिक्विड, ठीक है। तो अगर गैस में है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्योंकि रूल क्या था, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस आइड। लेकिन अगर ये लिक्विड में है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। तो जब ये लिक्विड फेज में है तो एसिड की तरह काम कर रहा है, पर जब ये गैस फेज में है तो ये एसिड की तरह काम नहीं कर रहा, इसीलिए तो लास्ट में एसिड नहीं लगाया है, ठीक है। अगर हम एसिड लगा देते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर हम एसिड नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब ये गैस फेज में एसिड की तरह काम नहीं करता, इस वजह से। चलिए जैसे और बात करते हैं BH3 की, ठीक है। अब BH3 जो है ये बोरोन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फेजेस हैं, एक गैस में दूसरा लिक्विड में है। अगर हम गैस में बात करें तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। और आपको पता है जो नॉन मेटल है उसका नाम क्या है, बोरोन। तो बोरोन से ओन तो हट जाएगा और क्या लग जाएगा बेटा, आइड। तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजन बोराइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बोराइड, ठीक है। इसी तरह अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आना चाहिए था क्या बेटा, बोरिक, ठीक है, हाइड्रोबोरिक एसिड, ठीक है। क्या आना चाहिए था, हाइड्रोबोरिक एसिड। यहाँ पे बोरोन था लेकिन ओन तो कट जाता है, तो इसका जब ये गैस में है तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजन बोराइड, और जब ये लिक्विड फेज में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोबोरिक एसिड। समझ में आया ये। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो देखते रहिए किस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो जैसे CH4 है, अब CH4 के भी दो फॉर्म हो सकते हैं, कि ये गैस में भी हो सकता है, ठीक है, और ये किस में हो सकता है बेटा, लिक्विड में भी हो सकता है, ठीक है। अगर गैस में है तो इसका नाम हम लिखेंगे हाइड्रोजन। अब ध्यान से आप देखिए गैस में कैसे नाम लिखता है, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल। अब नॉन मेटल यहाँ पर क्या है, कार्बन, ओन तो कट जाएगा, और साथ में क्या जोड़ देंगे बेटा, आइड। तो इसका पूरा नाम अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन कार्बाइड, ठीक है। तो ये आपको इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं केमिस्ट्री में, नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऐसे फॉलो किया जाता है। लिक्विड में अगर यही हो तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रो कार्बोनिक एसिड। क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रो कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और इसको हम ऐसा ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं आपको यहाँ पर मैंने ये बता रखा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ये कार्बिक एसिड होगा, कार्बोनिक नहीं, सॉरी, ठीक है। कार्बन का पूरा नहीं, कार्बिक एसिड, एक तो वो तो कट ही जाएगा ना, हाइड्रोकार्बिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 में क्या है कि अगर ये भी गैस में हो और लिक्विड में हो तो अलग अलग नाम आएंगे। अगर ये गैस में होगा तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्राइड। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम हाइड्रोजन नाइट्राइड। और अगर यही आपका लिक्विड फेज में मौजूद हो तो हाइड्रोनाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, ये हाइड्रोनाइट्रिक एसिड। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो हाइड्रा एसिड्स का। हाइड्रा एसिड कौन सी एसिड है बेटा, जो हाइड्रोजन डायरेक्टली नॉन मेटल और एलिमेंट से जुड़ा होता है उनको हम हाइड्रा एसिड्स कहते हैं, और उनके नाम इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब सवाल आता है कि ऑक्सी एसिड्स में नाम कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड्स की अगर हम बात करें तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप याद रखिए कि जो ये तीन ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे बोरोन फैमिली हो गई, कार्बन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, और सल्फर फैमिली होती है, सॉरी फ्लोरीन फैमिली होती है। तो अगर आप बोरोन के नीचे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं कि एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थैलियम आता है। कार्बन के नीचे क्या आता है बेटा, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, ठीक है, एसन आता है और पीबी आता है। और इसी तरह नाइट्रोजन के नीचे बात करें तो फॉस्फोरस आएगा, फिर आर्सेनिक आएगा, ठीक है,
फिर आपका क्या कहते हैं कि Sb आएगा और लास्ट में आ जाएगा बिस्मथ। ऑक्सीजन के नीचे बात करें सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम के बारे में बात नहीं करते और रीजन क्या है, रेडियो एक्टिव होता है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ गया, फिर आ जाएगा आपका ब्रोमीन और फिर आ जाएगा आयोडीन। ये जो दोनों ग्रुप हैं ये तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, पर ये जो तीन शुरू के हैं ये असल में पानी में H+ नहीं देते, ठीक है। तो इनका जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता ही नहीं है। नाम भले हमने लिखना सीखा पर हमें ये भी जानना जरूरी है क्या ये असल में एसिड की तरह बिहेव करते हैं, नहीं। डू नॉट फर्नेस, ये क्या है बेटा, डू नॉट फर्नेस H+ इन वाटर, ये H+ को फर्निश नहीं करते वाटर में। एंड कैन नॉट, एंड जनरली, या जनरली क्या मतलब, जनरली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स होते हैं एसिड की तरह कब काम करेगा उसलिए। एंड जनरली डजंट एक्ट एज एसिड, जनरली डजंट एक्ट एज एसिड। तो जब हम इनके कंपाउंड जैसे NH3 वगैरह हो गया, अगर हम उनको पानी में डिसॉल्व करें तो ये असल में H+ नहीं देते, ठीक है। और अगर H+ नहीं देते इस वजह से ये हमें कहते हैं कि ये एसिड्स नहीं है, ठीक है। जनरली जो ये इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ये पानी में जाकर क्या करते हैं बेटा, H+ देते हैं। जैसे HF हो गया, कंपाउंड के तौर पे बात करें HCl हो गया, HBr हो गया, यहाँ पर HI हो गया, यहाँ पर H2O हो गया, यहाँ पर H2S हो गया, यहाँ पे H2SE हो गया, H2T हो गया। तो ये सब जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ये H+ फर्निश करते हैं वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्निशेस H+ इन वाटर, ठीक है। क्या फर्निश करता है बेटा, H+ फर्निश करता है इन वाटर एंड एक्ट एज एसिड, एंड एक्ट एज एसिड। तो फिर उसकी वजह से कैसा एक्ट करता है बेटा, एसिड के तौर पे ये काम करते हैं। तो ये एक फैक्चुअल बात है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी फैक्चुअल बातें आपको काम आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। अब मैं आज का लेक्चर यहीं पे कट कर रहा हूँ, इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोचा था कि आज ऑक्सी एसिड्स भी पढ़ा दूंगा, पर आज मैं ऑक्सी एसिड्स कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑक्सी एसिड्स का जो नॉमेनक्लेचर है और बाकी चीजें हम अगले टर्म पे जरूर कवर करेंगे और बात करेंगे। या आज मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा एसिड्स के बारे में, थोड़ा सा एक फैक्चुअल सा इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, ठीक है। तो एसिड्स में क्या होता है बेटा, जितने भी आपके पास एसिड्स होते हैं, ठीक है, हर एसिड्स का ना एक बेसिसिटी होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा, एक बेसिसिटी होती है, ठीक है। बेसिसिटी क्या होती है, एसिड्स के लिए उसको बेसिसिटी कहते हैं और बेसिस के लिए उसको एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिसिटी बेसिकली क्या होता है कि जितने H+ वो दे सकता है, कि नंबर ऑफ H+ फर्निश्ड बाय एसिड, ठीक है, फर्निश्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जितने H+ को फर्निश करता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, बेसिसिटी कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कि H2SO4 है और H2SO4 मान लो कि किसी तरीके से आपके पास आता है और क्या करता है आपको कि वो पानी में जब जाएगा तो यहाँ पर 2H+ फर्निश करेगा। कितने H+ फर्निश करेगा बेटा, 2H+ फर्निश करेगा और साथ में क्या बना लेगा, सल्फेट, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम HCl को पानी में डालें तो ये H+ एक फर्निश करेगा और Cl- फर्निश करेगा। तो अगर हम इनकी बेसिसिटी की बात करें, ठीक है, बेसिसिटी की जो एक टर्म हमने डिफाइन किया है, और बेसिसिटी है क्या बेटा, नंबर ऑफ H+ फर्निश बाय मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो यहाँ पर 2 हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि एक H+ फर्निश हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं H3PO4 की, तो H3PO4 में कितने जाएंगे बेटा, 3 जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं PO4 3-, तो ये हो जाएगा 3, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 3, ठीक है। आप डायरेक्ट हाइड्रोजन देख के नहीं बता सकते हो, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इसलिए आपको इस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सेप्शंस के बारे में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो और अगर हम बात करें HClO4 की, तो HClO4 जब जाएगा पानी में तो एक H+ देगा और साथ में दे देगा ClO4- आयन। तो ये बेसिकली क्या कहा जाएगा बेटा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1, क्योंकि एक H+ दे रहा है। तो जितने भी नंबर ऑफ H+ वो फर्निश करते हैं इसको बेसिसिटी कहा जाता है, ठीक है। एसिडिटी नहीं कहा जाता, याद रखना, बेसिसिटी कहा जाता है। वर्ड रिप्लेस्ड हैं, वर्ड थोड़े अलग यूज किए जाते हैं। और इसको बेसिसिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने H+ ये देगा उतने बेसिस खत्म होंगे, उतने
बेसिस खत्म होते हैं इसकी वजह से। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करूंगा मैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एसिड्स के लिए एक टर्म डिफाइन होता है बेसिसिटी, जिसका मतलब होता है कि वो कितने H+ फर्निश करेगा मॉलिक्यूल। एक जब एसिड का हम एक मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ पर हमने देखा कि जब हम H2SO4 देख रहे हैं तो ये 2H+ फर्निश कर रहा है, HCl में 1H+ हो रहा है, H3PO4 में 3 हो रहे हैं और HClO4 में कितने हो रहे हैं बेटा, 1 हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ H+ जो फर्निश होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बेसिसिटी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब अगले टर्म में हम लोग कवर करेंगे ऑक्सी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में भी जानकारी हम लोग इकट्ठी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे।